हेलो डियर, तो आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जो भी मेरे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एक दिन वीडियो आप चलिए आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का रिवीजन 1 देखेंगे। तो पहले जो है एमआई के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, या इसे जो है मायोकार्डियल इन्फारक्शन भी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो मायोकार्डियल इन्फारक्शन, इसी इन्फारक्शन के मतलब होता है अरक्तता। समझ गए? या इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी के कारण, लक्षण, उपचार व प्रबंध सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले है मायोकार्डियल इन्फारक्शन होता क्या है, पहले ये चीज़ को समझिए। सिंपल सी भाषा है माय डियर, किसी को अगर हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो बड़ी सिंपल फंडा होता है हार्ट अटैक आने का कि हार्ट अटैक के कारण जो है होता ये है कि हार्ट अटैक तब आता है जब जैसे हमारा हार्ट है, समझ गए, ये हार्ट है। ये हार्ट में 3 लेयर में बना हमारा हार्ट होता है। तो जो पिछला लेयर जो मायोकार्डियम का होता है, मध्यम लेयर जो होता है, वह क्या होता है कि उसमें ब्लड से परिपूर्ण होता है, उसमें ब्लड चाहिए। क्योंकि हमारे जिस प्रकार से बॉडी के हर एक अंग को जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए ब्लड चाहिए, उसी प्रकार से चूँकि हमारा हार्ट भी एक ऑर्गेन है जो कि ब्लड को पंप करता है। तो ये बेचारा जब खुद ब्लड पंप करता है तो इसको भी तो ब्लड चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड मिलता है हार्ट को, वह कोरोनरी आर्टरी से जो है ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाता है, कम हो जाता है, यानी रक्त पूर्ति सही से नहीं हो पाता है, या फिर बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो आपका हार्ट का जो लेयर होता है, मीडियम लेयर मायोकार्डियम वाला, वह धीरे धीरे पेशियाँ, मसल्स जो है नष्ट होने लगता है, और इसी से व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक आता है। और इसी को हम लोग मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। सीधी सी भाषा में समझे तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाना, रुक जाना, जो है हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब वह हार्ट को ब्लड किससे मिलता है? तो कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। तो यही इसीलिए दिया गया है। समझ गए? तो चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब इसके कारण पूछ रहा है। तो अब मानिए कि हार्ट का बीमारी जब किसी व्यक्ति को होता है, चाहे हार्ट अटैक आए, कुछ भी आए, तो हार्ट का बीमारी जब हार्ट का कारण जो होता है, पहला है देख लीजिए, एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपके जो वाहिकाएँ हैं, ब्लड का जो वाहिका है जिससे ब्लड हृदय को मिलेगा, उस वाहिके, उस नली में जो है छोटे-छोटे टुकड़े जो है लवण के रूप में जो है वाहिकाएँ में जमा होगा, जमने लगेगा। अब जिससे होगा ये कि इस नली में ब्लड का प्रवाह जो है कमने लगेगा। समझ गए? तो इसी को एरिथ्रोएस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो रक्त वाहिका है, यह जो है हार्ड हो जाएगा, टाइटनेस आ जाएगा इसमें, समझ गए? कठोर हो जाएगा, तो यह आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। ओके? आगे है कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। कुछ सीएडी रोग होता है, चूंकि सीएडी कोरोनरी आर्टरी से ही ब्लड सप्लाई मिलता है, तो कोरोनरी आर्टरी से जुड़े रोग भी हो सकता है। जैसे उसमें सिकुड़न होना, कोरोनरी आर्टरी में सिकुड़न आ जाना। अब पाइप है, इतना मोटा पाइप है, यह सिकुड़ के इतना पतला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ब्लड कम मिलेगा। समझ गए ना? तो वही है एस्टोनोसिस, मतलब रक्त वाहिका में सिकुड़ना, संकुचन होना, स्पाज्म होना मतलब शिथिल होना, स्थानिक विस्तार या फूलना, एनोरिज्म मतलब जो कोरोनरी है उसमें जो है सूजन होना। यही जो है आपका कोरोनरी आर्टरी से जुड़े हुए रोग होते हैं। समझ गए? तो ये भी कारण बनता है हार्ट अटैक का। ओके? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी से ही ब्लड मिलता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, धमनी में रक्त का थक्का बनना। समझ गए? अब ऊपर जो था आपका एर्थीरोस्क्लेरोसिस, उसमें कोई भी पदार्थ का जो है थक्का, कोई भी पदार्थ जो है आपका बन सकता है। समझ गए? लवण, खनिज लवण कुछ भी जो है जमा हो सकता है, वसा भी जमा हो सकता है। लेकिन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब है कि जैसे रक्त का धमनी है, इसमें ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लॉट हो गया, यहाँ पे क्लॉट हो गया। अब जिससे होगा कि यह रास्ता अवरुद्ध होने लगेगा रक्त के थक्का होने से इसमें, तो इसी को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं, धमनी में रक्त का थक्का होना। समझ रहे हैं? आगे है हृदय में संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन। अब मान के कभी कभी हार्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, तीनों लेयर में से किसी में इन्फेक्शन हो जाएगा तो हार्ट का जो कैपेसिटी है कम जाएगा। समझ गए? उसके बाद आता है कुछ कॉमन कारण है, जैसे डायबिटीज, चीनी वाले रोगी में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास क्या है, वहाँ भी ये चीज़ें हो सकता है। धूम्रपान, स्मोकिंग करने से भी ये चीज़ें होता है। समझ गए? अत्यधिक वसीय भोजन मतलब हाई ऑयली फूड का सेवन करना भी जो है हानिकारक होता है। ज़्यादा मोटापा होना भी हानिकारक है। निष्क्रिय जीवन शैली मतलब सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब बिल्कुल आप जो है फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो यह भी कारण होता है। समझ गए? हार्मोनल गर्भ निरोधक का सेवन करना, क्रोनिक यूज ऑफ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, कुछ ऐसे हार्मोन के दवाई ले रहे हैं जो आपके कंट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोध में काम में आता हो, तो ऐसे हार्मोन भी जो है आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो ये सब कारण है, कारण मैंने आपको बता दिया। कारण में क्या है, एर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी धमनी, धमनी में रक्त का थक्का होना, हृदय में संक्रमण, मधुमेह, पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, ठीक है ना, धूम्रपान, अत्यधिक वसीय भोजन, मोटापा होना, निष्क्रिय जीवन शैली, हार्मोनल गर्भ निरोधक का सेवन करना। अब इतना सारा मैंने कारण बताया, तो आप नॉर्मल समझिए कि एक व्यक्ति को हार्ट रोग कब होता है, जब उसमें डायबिटीज होता है, समझ गए, जब उसमें मोटापा आता है, जब वह बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, समझ गए, स्मोकिंग करता है, तो ये सब हार्ट के डिजीज होने का खतरा रहता है, क्योंकि वह सब जाकर कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है और वहाँ पे फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई में कमी आता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हो गया। लक्षण की बात किया जाए कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षण भी आपको जानना चाहिए कि हार्ट अटैक में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हार्ट अटैक में लक्षण होगा कि लगातार तेज दर्द होगा। अगर हार्ट अटैक जैसे ही आता है व्यक्ति में, तो उसमें जो है लंबे समय से गंभीर दर्द होने लगता है, समझ गए, तेज दर्द। दर्द जो है बाईं भुजा में फैलने लगता है, जो दर्द होता है धीरे धीरे वह बाईं भुजा में फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है आपके बाएं साइड में ही होता है, तो यह जो है दर्द भी बाएं साइड में फैलने लगता है। दर्द लंबे समय यानी 12 घंटा से अधिक तक भी रह सकता है, ये सब चीज़ें होता है, समझ गए। उल्टी के साथ में जो है आपका दर्द आ सकता है, तो समझिएगा हार्ट अटैक का तो नहीं असर है। हाथ पैर ठंडे होने लगता है, कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर में जो है ठंडे आने लगता है। अत्यधिक पसीना आना, डाइफ्रोसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है व्यक्ति का। नाड़ी दर बढ़ जाता है व्यक्ति में, सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, समझ गए। तो ये सब जो है आपके कारण है, जो कि आपके उसी से जुड़े हुए लक्षण है, ठीक है। नॉर्मली आप समझिए कि हार्ट अटैक आएगा तो लगातार तेज दर्द होगा ही होगा। अब चूंकि हार्ट हमारा बाएं साइड में ही है, तो बाएं साइड के भुजा में जो है दर्द पहले फैलेगा। दर्द लंबे समय तक यानी 12 घंटे तक भी हो सकते हैं। दर्द के साथ हो सकता है गंभीर उल्टियाँ भी हों जल्दी जल्दी, हाथ पैर ठंडे होने लगना, ठीक है, अत्यधिक पसीना आना, नाड़ी दर अधिक होना, श्वसन में कठिनाई होना। तो ये सब जो है आपके हो गए क्या चीज़, लक्षण। ओके, आगे चलिए। जटिलता, अब मान गए कोई पेशेंट इस पर नज़रअंदाज किया, तो आगे क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, देख लीजिए। तो जटिलता में कार्डियक अर्थेमिया हो सकता है, समझ गए, कार्डियक अर्थेमिया हो सकता है। आपका हार्ट फेल कर सकता है, समझ गए। उस कंडीशन में अगर ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट को, तो हार्ट क्या होगा, हार्ट जो है आपका काम करना बंद कर देगा, और फिर जब हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो आपके अन्य बॉडी के अंगों में भी जो है ब्लड नहीं जा पाएगा, समझ गए। तो हार्ट फेलुअर भी होता है। जटिलता में आपको हार्ट से रिलेटेड यह बीमारी रहेगा, तो आपको शॉक भी लग सकता है, जिससे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, समझ गए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैप्चर, अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि यह हार्ट है, 4 चेंबर होता है, आर्टरियम होता है, वेंट्रिकल होता है, राइट वाला लेफ्ट वाला, राइट वाला लेफ्ट वाला। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यह रैप्चर कर सकता है, और जब यह रैप्चर कर देगा तो यही तो ब्लड को भेजता है महाधमनी में, और वह महाधमनी संपूर्ण बॉडी में सप्लाई करता है। तो जब यही रैप्चर हो जाएगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा, समझ गए। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होगा, मतलब जो वेंट्रिकुलर है हार्ट का, जो आपका उसमें जो है सूजन आ जाएगा, समझ गए। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मतलब आपके रक्त वाहिकाओं में जो है रक्त का थक्का बन सकता है, और लास्ट में यह कारण डेथ का भी होता है। तो हार्ट अटैक में अगर ज़्यादा देर तक अगर किसी को देखभाल न मिलता है तो डेथ ही हो जाता है, होता है ना। तो ये जो है आपका हार्ट अटैक का जटिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। निदान की बात किया जाए तो माय डियर, निदान में कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। निदान में कुछ आपको टेस्ट होते हैं। टेस्ट क्या होते हैं, तो जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, समझ रहे हैं। भौतिक जांच किया जाता है, बॉडी का शारीरिक जांच किया जाता है। इतिहास लिया जाता है कि कब से है, कितने दिन से है, क्या पहले से दवाई ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इतिहास लिया जाता है। लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है कि कौन कौन से लक्षण है, ठीक है। क्या बाएं साइड में दर्द है, क्या तेज उल्टी हो रहा है, ठीक है, या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, नाड़ी दर तेज है, या पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो ये लक्षण की जाँच किया जाता है। उसके बाद ब्लड का भी जांच किया जाता है, उसमें लिपिड प्रोफाइल ये सब चेक किया जाता है कि कहीं वसा तो नहीं बढ़ा हो, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग जो है ब्लड सप्लाई जो है धीरे धीरे हो रहा हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी करवाया जाता है पेशेंट का, समझ गए। कोरोनरी एंजियोग्राफी, समझ गए, कोरोनरी होता है उसको एंजियोग्राफी कराया जाता है। सीरम एंजाइम का टेस्ट किया जाता है, समझ गए। और मायोकार्डियल इन्फारक्शन अगर पेशेंट में होता है तो उसके एसटी सेगमेंट में जो है परिवर्तन आता है। आप लोग जब ईसीजी देखिएगा तो वहाँ पे जो है आपके क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है आपके ग्राफ होते हैं ईसीजी में, ठीक है। ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ जो है डॉक्टर जो है पढ़ते हैं, और इसमें एक एसटी सेगमेंट होता है जिसमें परिवर्तन आता है मायोकार्डियल इन्फारक्शन में। तो ये जो है आपको पहचानने का तरीका है कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन में एसटी सेगमेंट में परिवर्तन आए तो समझिएगा कि वो हार्ट अटैक के खतरे का है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हार्ट अटैक को जाँच के लिए हम एक और ट्रॉप्टी जो होता है, ट्रॉप्टी टेस्ट भी करते हैं। ट्रॉप्टी किट होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव बताता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया। आगे हम उपचार की बात करेंगे माय डियर। उपचार की बात में आपको अलग अलग उपचार होता है, समझ गए।
तो यहाँ पे देख लीजिए, उपचार में बात करेगा तो अगर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक है, समझ गए, मतलब रक्त की थक्का बनता हो, तो उसको कम करने के लिए रोगी को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनोक्सापिरिन, समझ गए, क्लेक्सेन 0.6 mg। पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिया जाता है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज और एनोक्सापिरिन 0.6 mg। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का दोनों याद रखिएगा। यह महत्वपूर्ण होता है कि ब्लड में वेसल्स में रक्त का थक्का को तोड़ता है, कम करता है, समझ गए, जिससे नली साफ होता है, ब्लड आसानी से आगे बढ़े जाएगा। इसके लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट को दिया जाता है। ओके, दूसरा है एंटी प्लेटलेट ड्रग दिया जाता है। अब ब्लड को थक्का न बने, इसके लिए जो है ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग दिया जाता है, समझ गए। आगे है तीसरा नंबर का, यहाँ पे है कि रोगी को नाइट्रेट्स ड्रग सब निगुअल, मतलब जो नाइट्रेट्स एंटीजी जो होता है वह नाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन आता है, यह दवा जो है सब लिगुअल या आईवी दी जाती है। तो उपचार में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि पेशेंट में अगर जो नली है ब्लड का, अगर उस नली में अगर मान गए कोई रक्त का थक्का बना है, समझ गए, रक्त का थक्का बना है, तो उस थक्का को तोड़ने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, समझ गए, वह थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वाला दवा देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनोक्सापेरिन, ये दवा होता है जो दवा देते हैं नली में बने थक्का को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो बनेगा तब जो है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, बना रहेगा तब। अगर मान गए ब्लड को, हमें ब्लड का थक्का है, ब्लड गाढ़ा है, ठीक है, जल्दी जल्दी थक्का बन जा रहा है, तो ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन दवाई देते हैं। ब्लड पतला होगा तो थोड़ा भी जगह में जो है चला जाएगा हार्ट में, तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा पेशेंट। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग जो है ब्लड को पतला करता है, थक्का बनने से रोकता है, समझ गए। अगर पेशेंट को दर्द हो, तेज दर्द हो, तो इसको कम करने के लिए जो है हम लोग नाइट्रेट्स ड्रग देते हैं। इसी को जो है हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, एनटीजी कहते हैं, जो 0.6 mg दिया जाता है पेशेंट में, सबलिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे रखने के लिए दिया जाता है, या ज़रूरत पड़ने पर आईवी भी दिया जाता है, समझ गए। रोगी को आवश्यकता अनुसार अगर और ज़्यादा दर्द हो तो अक्वायर्ड एनाल्जेसिक या सीडेटिव देते हैं, जैसे मॉर्फिन सल्फेट, यह बहुत ज़्यादा तेज में दिया जाता है। ठीक है, अब रोगी को चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी समस्या होता है, तो रोगी को नम ऑक्सीजन भी दी जाती है, समझ गए। बीटा ब्लॉकर्स जैसे मेटोप्रोलोल, समझ गए, बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाई भी देते हैं, जैसे भेरामपिल, ठीक है, भेरापामिल, ठीक है, भेरेपामिल भी देते हैं, बी ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल भी देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आठवां है, इस रोग के रोगी को उपचार के लिए आईसीसीयू इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया जाता है। मतलब इस रोग से जो रोग ग्रसित जो रोगी है उसको आईसीयू में नहीं आईसीसीयू में रखा जाता है, जो स्पेशल हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड मरीजों के लिए ही होता है, जिसे इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट कहते हैं। ओके, आगे है, आवश्यकता अनुसार जो है पेशेंट का सर्जरी भी किया जाता है। उपचार में भी अगर दवाई वगैरह से ठीक ना हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का अगर हार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, तो उससे जो है सर्जरी किया जाता है, बाईपास सर्जरी किया जाता है, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग कहते हैं, CABG कहते हैं। बाईपास सर्जरी यही होता है हार्ट का। और एक होता है PTCA को हम लोग जो है परक्यूटेनियस ट्रांसमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, ये एंजियोप्लास्टी होता यह है कि मान गए अगर रक्त वाहिका में अगर कोई चीज़ यहाँ पे आके जम गया हुआ है, यहाँ पे आके जम गया हुआ है और ये दवाई वगैरह से नहीं टूटा है, तो इसमें एक जो है एंजियोप्लास्टी किया जाता है। मीन्स इसमें जो है एक पतला नली डाला जाता है, इस नली में, रक्त वाहिका में एक नली डाला जाएगा, और यह जो है क्या करता है कि ये जो जमा हुआ जो क्लॉटिंग है, इस क्लॉटिंग को तोड़ता है और इसको जो है फैलाता है और इसको जो है बाहर निकालता है तोड़कर। ठीक है, तो यही एंजियोप्लास्टिक होता है। ओके, तो ये हो गया आपका उपचार समझ गए चीज़ों को। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मैंने इसको दे रखा है, आप लोग जो है इंग्लिश इसके पढ़ लेंगे। ओके, अब आता है, चूंकि उपचार देख लिए, सर्जिकल प्रोसेस भी देख लिए, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट है, तो उस पेशेंट मरीज को कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। माय डियर, नर्सिंग मैनेजमेंट में करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप मैनेजमेंट क्या चीज़ का करते हैं। मैनेजमेंट बीमारी का ही करते हैं, उस बीमारी में जो जो लक्षण दिखेगा उसी लक्षण का ना आप मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि पेशेंट के जो है आप जो है ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करते हैं, लिख दिए, सारा सजेस्ट कर दिए, प्रिस्क्रिप्शन बना दिए, आपको उसका देखभाल करना पड़ता है। आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि पेशेंट में जो लक्षण है उसको हम कैसे देखभाल, कैसे मैनेज करें। ठीक है ना, तो बस मैं बार बार वही बताता हूँ, एक अच्छे स्टूडेंट नर्सिंग प्रबंध पहले 5-6 पॉइंट उठाते हैं। पॉइंट कहाँ से उठाएंगे, तो उस बीमारी के लक्षण से, जटिलता से पॉइंट को उठाएंगे 5-6 पॉइंट, और उसी को जो है प्रबंध कैसे कैसे उसको कम करेंगे, लक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे,
2 4 लाइन 5 लाइन सब में लिख देंगे, हो जाएगा वही प्रबंध, और यही बेस्ट प्रबंध होता है, समझ रहे हैं। जैसे देखिए नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, पहला पॉइंट आ गया तीव्र दर्द। अब आप लोग देखे हैं कि लक्षण में तीव्र दर्द है, समझ गए है ना, एक्यूट पेन था ना कि तीव्र दर्द होना, तो तीव्र दर्द यहाँ भी है। अब तीव्र दर्द को हम कैसे प्रबंध करेंगे एज ए नर्स, कैसे कम करेंगे, इसी चीज़ को हमको इसमें लिखना होगा जो भी लिखना है। तो डॉक्टर के अनुसार जो दिया गया दवा है तीव्र दर्द के लिए, वह मॉर्फिन सल्फेट को आईवी मार्ग से देना चाहिए, डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, या डॉक्टर जो भी दर्द की दवाई सजेस्ट किए हैं उसको जो है मरीज को देना चाहिए तीव्र दर्द होने पर। तो ये हो गया। रोगी को शांत वातावरण, आरामदायक वातावरण दे ताकि दर्द में और ज़्यादा बेचैनी, बढ़ापन ना आए, समझ गए। तो ये भी पॉइंट हो गया। तो ये हो गया दर्द, एक्यूट दर्द का प्रबंध। अब 2 पॉइंट इसमें लिख दिए। अब आ गया ऑक्सीजन की कमी। आप लोग लक्षण उपचार में देखे हैं कि ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन कब देंगे, जब ऑक्सीजन का कमी होगा। तो जो हार्ट का मरीज होता है उसको ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन का कमी हो ही जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन के कमी होने पर हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के कमी का भी प्रबंध करेंगे। तो एक पॉइंट हमें ऑक्सीजन का कमी होना लक्षण में दिख गया। अब इसका प्रबंध में पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन बैठाते हैं ताकि उसका जो श्वसन का क्रिया है अच्छे से हो सके। SpO2 चेक करके चार्ट बनाना चाहिए ताकि पता चले कि कितना कम है, ठीक है। और जब इस सब चीज़ हो जाए तो रोगी को सॉफ्ट यानी नम ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन कम होने पर प्रबंध, हो गया। तीसरा है कार्डियक आउटपुट कम होना। मान गए हम पानी 1 लीटर पी रहे हैं लेकिन हमारा जो मूत्र है वह उस अनुसार निकल ही नहीं रहा है, मतलब आउटपुट जो हम इनटेक ले रहे हैं पानी, वह आउटपुट मूत्र के हिसाब से देना चाहिए लेकिन उतना नहीं दे रहा है, मतलब गड़बड़ी है। तो इसी प्रकार से हमारा हार्ट भी जो है हमारा हार्ट भी जो क्या करता है, आउटपुट देता है, समझ गए। तो अगर ये आउटपुट कम हो जाए, हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, तो रोगी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले रोगी के पैर को ऊपर उठाना चाहिए, समझ गए। रोगी के पैर से साइड से ऊपर उठाना चाहिए ताकि जो वेनस रिटर्न है, मतलब पैर के साइड से जो नस है वह हार्ट की तरफ जो है ब्लड को धकेले और हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, समझ गए, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़े, समझ गए। ये चीज़ हो गया। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए कहना चाहिए ताकि जो आपका तरल के कारण जो कमी से आउटपुट कम है वो बढ़ जाए, ठीक है। चौथा है रोगी को व्यतीत होना। अब समझिए रोगी बीमार होगा तो क्या रोगी परेशान नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। कोई भी अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो सब परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो उसी प्रकार से रोगी भी खुद व्यथित हो जाता है। तो जब रोगी व्यथित हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परेशान हो तो रोगी के साथ आपको एक अच्छे नर्स मरीज का संबंध बनाना पड़ेगा। रोगी के सभी चिंताओं और समस्याओं को धैर्यपूर्वक और शांति से जवाब देना होगा। रोगी में जो भी व्याप्त मृत्यु है उसके भय को दूर करना चाहिए। तो ये सब रोगी के परेशानियों को, चिंताओं को कम करने के लिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे और भी देख लीजिए। वार्ड में रोगी से कम लोग मिले, इसका ध्यान रखें, समझ रहे हैं। रोगी व उसके परिजनों को बारे में, इसके उपचार व स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहिए। मतलब रोगी और उसके परिजनों को पूर्ण जानकारी देना चाहिए कि कौन सा इलाज, कितना इलाज चल रहा है, समझ गए। आगे है जटिलता की संभावना। अब आपको एक भी ध्यान रखना पड़ता है, आप नर्स है, देखभाल मरीज के कर रहे हैं तो आपको ये भी देखभाल करना पड़ता है कि हम हार्ट अटैक के लक्षणों का तो देखभाल प्रबंध कर रहे हैं लेकिन इसके साथ और ज़्यादा समस्या ना आ जाए, यानी जटिलता ना बढ़े, इसका भी हम लोग ध्यान देते हैं, देखभाल करते हैं। तो जटिलता की संभावना होने पर क्या क्या चीज़ करते हैं, तो रोगी के जैविक चिन्ह नियमित तौर पर जांचते रहेंगे, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति, ये सब जो है नापते रहते हैं ताकि पता चले कि जो है पेशेंट में कितना क्या है, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर से रोगी के वाइटल साइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ओके। सभी आपातकालीन दवाइयाँ व सामान रोगी के बिस्तर के पास होनी चाहिए ताकि कोई भी जटिलता की संभावना हो तो तुरंत मरीज को दिया जा सके, ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। रोगी को अन्य रोगों की दवाइयाँ सही समय पर निरंतर रूप से लेने के लिए कहना चाहिए। अब रोगी को हार्ट अटैक अभी आया है लेकिन पहले से भी कोई अन्य दवा चल रहा हो तो वो दवाइयाँ भी जो है हम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसी भी जटिलता की स्थिति में तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। कोई भी जटिलता देखे तुरंत डॉक्टर को सूचित करे, ठीक है, ताकि डॉक्टर जो है उसे हैंडल कर सके। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध समझ गए होंगे कि नर्सिंग प्रबंध कहाँ से लिया जाता है। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो लक्षण से, जटिलता से ही उठाते हैं पॉइंट को और उसको प्रबंध में हम क्या क्या करेंगे वो हमारे ऊपर है। सब में 2-2, 4-4, 5-5 लाइनें लिख देते हैं और यही बेस्ट तरीका होता है नर्सिंग प्रबंध होने का। अगर आप डायरेक्ट 1 से 15 लाइन लिख देते हैं कि हार्ट अटैक पेशेंट वालों के लिए क्या क्या करेंगे नर्सिंग प्रबंध में, तो वह कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। नंबर मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर मिल जाएगा लेकिन फुल नंबर उस पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर फुल नंबर मिल जाएगा इस तरह से सिस्टमेटिक लिखने से, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है ऊपर का, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आता है यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आज का, बहुत ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, MSN 2 का ही है। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण को लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए कैंसर देखते हैं क्या होता है।
कैंसर होता क्या है? कैंसर कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के टिश्यू, ऊतक कहिए, कोशिका कहिए, जो भी कहिए, यह अनियंत्रित एवं तीव्र रूप से विभाजन करके नए नए कोशिकाओं का एक नियोप्लेसिया बनाता है, मतलब गुच्छा बनाता है, यूँ कहा जाए तो ट्यूमर बनाता है। वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करता है, वही चीज़ें हैं। मतलब कैंसर एक रोग है जो शरीर में जिस भी जगह पर, जिस भी ऑर्गेन में होगा, वहाँ पे अनियंत्रित रूप से जो है कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है, वृद्धि करता है, जिससे वहाँ पे नए नए जो है कोशिका आपस में मिलकर नियोप्लेसिया यानी गुच्छा बनाता है, और वही जो है गुच्छा ट्यूमर के रूप में निर्माण करता है, समझ गए, और यही कोशिका हो जाता है, यही जो है आपका कैंसर हो जाता है, समझ गए चीज़ों को। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी टूट फूट होता है कोशिका का, तो वह कोशिका न्यू कोशिका का विभाजन करता है और नया कोशिका आकर वहाँ पे मरम्मत कर देता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से कोशिका विभाजन करके कैंसर जो है बढ़ता है, समझ गए, तो ये चीज़ समझ गए। अथवा दूसरे भाषा में देखिए, कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर में किसी अंग की कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होते हैं, इस अंग के कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं, यह अनियंत्रित वृद्धि अन्य रोगों तक प्रसारित हो जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। देखिए कैंसर क्या है? कैंसर एक रोग है जो शरीर के किसी भी अंग में जो है आपका हो सकता है। अब जिस भी ऑर्गेन में होगा वहाँ पे क्या होंगे, तो वहाँ पे आपके नए नए कोशिका जो है जन्म लेगा, नए नए कोशिका जन्म लेगा, फिर वह कोशिका अपने जैसे अनेक कोशिकाओं का निर्माण करेगा विभाजन करके, और वह सब कोशिका आपस में मिलकर एक गुच्छा बना देगा उस जगह पर, और वह गुच्छा एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। अब जिस भी ऑर्गेन में यह ट्यूमर हो जाता है, वह अंग और वह जो है ऑर्गेन आपके बॉडी के, वो काम करना धीरे धीरे अनियंत्रित तौर पर जो है फेल होने लगता है या अनियंत्रित हो जाता है काम करने में, और वह जो है व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन जाता है। और जब यह ज़्यादा हो जाता है, तो अगर यह किसी एक अंग में है, तो धीरे धीरे यह अन्य अंगों में भी यह कोशिका विभाजन होने लगता है, फैलने लगता है कैंसर, समझ गए। आगे चलिए, अब आता है कि कैंसर के क्या कारण होते हैं। कैंसर के कुछ प्रमुख कारण हैं। कैंसर के क्या कारण हैं? कुछ प्रमुख कारण हैं। कौन कौन कारण है देख लीजिए। सबसे पहला कारण होता है धूम्रपान। आप लोग देखते होइएगा कि डब्बा रहता है सिगरेट का, उस पर लिखा रहता है CAUTION, कॉशन, मतलब सावधान, मतलब धूम्रपान से फैलता है। शराब का सेवन अधिक करने से भी ये चीज़ें होता है। विशेष दवाओं का सेवन, सर्टेन ड्रग, कुछ ऐसे विशेष दवा है जिसका साइड इफेक्ट है, जिसको लेने से भी जो है कैंसर हो सकते हैं। पराबैंगनी किरणों से संपर्क, अगर बहुत देर आप किसी अल्ट्रा वायलेट रे के संपर्क में रहते हैं तो इससे भी हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में कीटनाशक और रसायनों का अधिक उपयोग, जैसे DDT। मान गए आजकल देखते होइएगा बीमारी क्यों फैलता है, आजकल कैंसर होने का ज़्यादा संभावना क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति खाद पानी से ही जो है अब अपने फसल को निकाल रहा है, खेत से खूब देता है, खाद जो है खेत में खूब देता है, और बड़े बड़े जो है गोभी, बड़े बड़े आलू, ये सब जो है कैसे होता है? ये सब खाद से ही निकला हुआ, फर्टिलाइज से ही निकला हुआ होता है, समझ गए। विकिरणों से संपर्क, अगर मान गए एक्सरे रूम है, परमाणु बिजली घर है, इन सब में एक्सरे रेडिएशन एक्सपोज होता है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लंबे समय से ठहर रहा है हमेशा, तो उसको जो है हो सकता है कैंसर, ठीक है। जैव हथियारों का इस्तेमाल, जैसे मस्टर्ड गैस, एंथ्रेक्स गैस, ये सब कुछ बायो विपन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि व्यक्ति में क्या होगा, कैंसर उत्पन्न करता है, समझ गए। अत्यधिक वायु प्रदूषण, अब मान गए कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, जहाँ के वायु में बहुत ज़्यादा एरोसोल की मात्रा है, बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है, बहुत ज़्यादा एसो सल्फर डाइऑक्साइड है, CFC है, ठीक है, यानी फ्लोरोकार्बन है बहुत ज़्यादा। तो इन सब कंडीशन में अधिक वायु प्रदूषण भी कारण बनता है, ठीक है। आगे है जल प्रदूषण, वाटर पॉपुलेशन। वाटर पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि जल प्रदूषण भी जो है आपके खतरा रहता है, समझ गए। जल प्रदूषण भी जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि यह बॉडी में डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है, समझ गए। कोई वायरस संक्रमण जैसे CMV, HPV, ये संक्रमण भी जो है कैंसर पैदा कर सकता है। तो ये मत समझिए कि संक्रमण से नहीं होता है, समझ रहे ना। पारिवारिक इतिहास, आपके फैमिली हिस्ट्री भी जो है आपका कारण बन सकता है। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझ गए, मतलब आपको कोई स्व प्रतिरक्षी विकार है, यह भी कारण बन सकता है। अत्यधिक तैलीय भोजन का सेवन करना, मतलब ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करना, समझ गए। गुटखा तंबाकू का सेवन करना, टबैको चिबिंग, मोटापा होना, यह सब जो है आपके क्या होते हैं, कारण बनते हैं कैंसर का। तो इनमें से जो भी चीज़ें का अगर अत्यधिक आप सेवन कर रहे हैं तो गलत है, नहीं कीजिए ज़्यादा, समझ गए, क्योंकि कब किसको क्या हो ये किसी को कुछ पता नहीं है। आगे है, कहता है कैंसर के चेतावनी देने वाले चिन्ह व लक्षण लिखे। कॉज एंड वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, कैंसर का सावधानी चेतावनी जो होता है, चिन्ह व लक्षण बताना है।
कैंसर के कोशिकाओं के नैदानिक चिन्ह व लक्षण, क्लिनिकल फीचर एंड कैंसर सेल, इन्हें सावधानी अर्थात कॉशन द्वारा दर्शाया जाता है। जिस भी आप लोग देखते हो ये हानिकारक पदार्थ होता है उस पर CAUTION लिखा होता है। एक कॉशन जो है बेसिकली बताता क्या है, यह इसके सावधानी लक्षण को बताता है। इसमें फुल फॉर्म है और इसी कॉशन के फुल फॉर्म में सारा जो है कैंसर का लक्षण छुपा हुआ है। जैसे चलिए दिखाते हैं। पहला है सी का मतलब क्या होता है, आपके सामने में है। तो सी का मतलब है आपके सामने में है कि चेंजेज इन बाउल और ब्लेडर, समझ रहे हैं, चेंजेज इन बाउल एंड ब्लेडर। चेंजेज इन बाउल एंड ब्लेडर का मतलब क्या है, तो आपके सामने में है, देख सकते हैं कि मल मूत्र उत्सर्जन में परिवर्तन। मतलब इसका मतलब है कि जो व्यक्ति को अगर कैंसर होगा, कैंसर के लक्षण आएगा, उसमें उसके मल मूत्र के उत्सर्जन में परिवर्तन आ जाएगा, समझ गए। चेंज इन बाउल और ब्लेडर हैबिट, समझ गए। आगे चलिए, आगे है, आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, शरीर पर कभी ना भरने वाला घाव। ऐसा घाव निकलेगा जो आपके कभी नहीं भरेगा, बहुत टाइम लगेगा भरने में। तो ए अल्सर या सोर दैट डज नॉट हील, समझ गए। सी मतलब चेंज इन बाउल और ब्लेडर, चेंज इन ब्लेडर एंड बाउल हैबिट, ठीक है। उसके बाद है ए फॉर ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब एक ऐसा घाव जो शरीर पर कभी न भरने वाला हो, समझ रहे हैं चीज़ों को। आगे देखिए, यू है, यू फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, असमान स्राव या रक्तस्राव, समझ गए। आपके बॉडी से कहीं से भी जो है अनयूजुअल, असमान ब्लीडिंग, रक्तस्राव और डिस्चार्ज, यानी असमान स्राव या रक्तस्राव होगा। ओके, आगे चलिए। टी है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्स बेयर, मतलब आपके बॉडी में कहीं भी या ब्रेस्ट में थिकनिंग होगा, लंप होगा, मतलब गांठ होगा ब्रेस्ट में, ठीक है, या बॉडी में कहीं भी जहां पे कैंसर होगा। तो थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्स बेयर। तो टी का मतलब थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्स बेयर। ओके। आई है इनडाइजेशन और डिफिकल्ट इन स्वालोंगी, अपच या निगलने में दर्द होना। जिसको कैंसर का लक्षण दिखता है उसको अपच रहता है, या फिर डिफिकल्ट इन स्वालोंगी यानी जो है निगलने में भी दर्द होता है, समझ गए। आगे देखिए, ओ है, ओ फोर होता है ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, तिल एवं मत्स्य की संख्या एवं स्थान में तीव्र परिवर्तन होना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में तिल और मांसे जो है निकलने लगते हैं, समझ गए। तो ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल। एन है, इन का मतलब नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस, मतलब लंबे समय तक खांसी होना व आवाज़ में भारीपन होना। तो ये जो है आपके नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस जो है राइट आंसर है, आप इसको जो है देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। सी फोर है चेंजेज इन बाउल और ब्लडर हैबिट, ए फोर है ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, ठीक है। यू फोर है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, टी फोर है थिकनिंग और लैम्प इन ब्रेस्ट और इल्सवेयर यानी कहीं भी, आई फोर है इनडाइजेशन और डिफिकल्ट इन स्वेलोइंगी, ओ फोर है ऑब्वियस चेंज इन वाट और मॉल, एन फोर है नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस, ठीक है। ये चीज समझ गए। आगे चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि बेनाइन और मेलिग्नेंट सेल क्या होता है। ये कैंसर का सेल है, ठीक है। जिस प्रकार से कैंसर विभाजन करता है ना, तो उसी प्रकार से यह कैंसर का सेल है, समझ रहे हैं। जो दो प्रकार के हैं, एक बेनाइन सेल होता है और एक मेलिग्नेंट सेल होता है। बेनाइन सेल जो होता है यह कम गंभीर होता है, समझ गए। यह शुरुआती अवस्था में जब कैंसर होता है व्यक्ति में, तो यह जो है विभाजन वाला जो कैंसर होता है वह बेनाइन प्रकार का होता है, मतलब जो सेल विभाजन होता है वो बेनाइन होता है, मतलब धीरे धीरे जो है सेल डिवीजन होता है, ज़्यादा तेज गति से नहीं होता है, और इसमें जो विभाजन के कोशिका के दर होते हैं वो धीमे होते हैं। यही कारण है कि स्टार्टिंग में कैंसर का अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो व्यक्ति जो है ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट सेल में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पे मेलिग्नेंट सेल जो होता है मतलब वह गंभीर रूप से हो जाता है, और वहाँ पे जो सेल है काफ़ी तीव्र गति से, काफ़ी तेज़ी से जो है विभाजन करने लगता है, और वहाँ पे वह अन्य अंगों तक भी फैलाने लगता है, समझ गए। क्योंकि उसमें मेटास्टेटिस उपस्थित हो जाता है मेलिग्नेंट वाला में, समझ रहे हैं। तो ये बेनाइन वाला जो है, कम गंभीर वाला जो है, इसमें अनुपस्थित होता है क्या चीज़, मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है। यह कम गंभीर और विभाजन दर जो है इसका धीमा होता है, समझ गए। यह जो है बेनाइन ट्यूमर कहलाता है क्योंकि ये इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है। एक कैप्सुलेटेड होते हैं, समझ गए। वह नियमित एवं कम गंभीर होते हैं जिनका उपचार प्रायः सफल होता है। अगर इस स्थिति में इलाज चले तो पेशेंट ठीक हो जाता है,
लेकिन यहाँ पे अगर मेलिग्नेंट या घातक ट्यूमर अगर किसी को हो रखा है तो ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर अधिक व तीव्र रहती है एवं मेटास्टेटिस भी उपस्थित होता है तो इससे हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर अधिक होती है, समझ रहे हैं, मेलिग्नेंट या घातक ट्यूमर में विभाजन जो है आपके तीव्र होता है, दर अधिक होता है, समझ गए, और मेटास्टेटिस भी उपस्थित होता है जो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। यह ऊपर कैप्सुलेटेड था लेकिन यह नॉन कैप्सुलेटेड है, वह अनियमित होता है एवं अधिक गंभीर होता है जिसके उपचार की सफलता दर काफ़ी कम होते हैं, मतलब यह काफ़ी खतरनाक सेल हो जाता है, समझ गए। तो यही 2 प्रकार के सेल है, दोनों प्रकार के सेलों के बारे में पूछेगा, आपको बता देना है। ग्लूकोमा क्या होता है देख लीजिए। जैसे ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है जिसमें आंख में भरे तरल के कारण उत्पन्न इंट्राओकुलर प्रेशर सामान्य से इतना बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाती है, इससे अंधापन हो जाता है। देखिए ग्लूकोमा जो होता है ना, यह एक जो है समस्याओं का समूह होता है जिसमें आँख में जो तरल होता है ना, आप लोग जानते हैं कि आँख में बिना तरल के कुछ होता नहीं है। आँख में तरल है तभी ना आँख से जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ें निकलता है। तो उस आँख में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है तो इस तरल पदार्थ के भरे होने के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वह सामान्य से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है IOP, इसलिए जो है आँख के चारों ओर जो है इसका प्रेशर लगने लगता है और जो ऑप्टिक नर्व होता है वह नष्ट हो सकता है और इसे ही अंधापन कहते हैं। तो ग्लूकोमा के बारे में समझ गए कि आँख में जो तरल पदार्थ है वो तरल पदार्थ के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नर्व नष्ट हो सकता है जिससे व्यक्ति को अंधापन हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा समझ गए। चलिए अब ग्लूकोमा का कारण देखिए कि ग्लूकोमा का कारण क्या होता है। तो देखिए एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण, अगर आँख में एक्वस ह्यूमर जो द्रव है इसका सामान्य से अधिक निर्माण होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आँख पर, ठीक है ना। एक्वस एवं विट्रस ह्यूमर के मध्य संचार असंतुलन, मतलब जो एक्वस है और जो विट्रियस है, इस विट्रियस और एक्वस के मध्य जो है वह संचार जो है, जो फ्लो है वह फ्लो जो है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्वस एवं विट्रियस ह्यूमर के मध्य जो संचार है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, समझ गए। और पहला है एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आँख में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से चीज़ हो सकता है, जैसे रेटाइनिटिस, समझ गए ना, रेटाइनिटिस समझ गए ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। रेटाइनिटिस जो होता है यह आँखों का एक संक्रमण है, ठीक है। आँख में चोट लगना, आई ट्रॉमा, आँख में अगर चोट लगेगा तो भी ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब आँख अंधापन हो सकता है। जन्मजात विकृतता होना, जैसे ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट, मतलब ऑटोसोमल जन्मजात विकृति होने के कारण हो सकता है। तो आप लोग देख लिए कि आँखों में चोट लगना, आँखों में संक्रमण या एक्वस ह्यूमर का अधिक निर्माण होना या एक्वस और विट्रस के बीच जो संचार है उसमें असंतुलन होना, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका जो है कारण बनता है ग्लूकोमा का या अंधापन का, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होता है, किसी को अगर ग्लूकोमा होता है तो क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। पहला है आंखों में दर्द होगा, बिल्कुल सही है, दबाव पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। परिधीय दृष्टि का कम होगा, क्योंकि आंख अंधापन होगा तो उसका जो परिधीय है, पेरिफेरल है, उसका जो है कम हो जाएगा, मतलब दृष्टि कम हो जाएगा। प्रकाश के चारों ओर घेरा बनेगा, मतलब जो प्रकाश है वो जो है प्रकाश का जो क्षेत्र है आँख का उसके चारों ओर घेरा बनने लगेगा, ठीक है ना। दृष्टि कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति का, जी घबराना और उल्टी होगा। आपको जब आंख में दिक्कत होगा तो जी घबराना और उल्टी होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद और देखिएगा क्या लक्षण दिखाई देता है। पुतली विस्तारण, प्रकाश में अविचलित रहना, मतलब आप जैसे ही प्रकाश में जाएंगे तो प्रकाश में जो है मन विचलित होने लगेगा, प्रकाश से जो है समस्या होने लगेगा और पुतली जो है पपली डिलेशन होने लगेगा, पुतली में विस्तार होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लक्षण दिखाई देता है जब भी आँख में आपका ग्लूकोमा होता है। तो आँख में दर्द और आँख का जो प्रकाशीय दृष्टि है उसको कम होने लगता है, प्रकाश के चारों ओर घेरा बनने लगता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाता है, जी घबराना, उल्टी होने लगता है, पुतली विस्तारित हो जाता है, डिलेशन हो जाता है पपिल, और प्रकाश में अविचलित होने लगता है, ठीक है ना, विचलित रहना। उसके बाद है प्रकाश से समस्या होना, फोटोफोबिया होना, समझ गए। तो ये सब जो है इसका लक्षण होता है। ओके, चलिए इसका निदान क्या होता है देख लीजिए। निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, किसी भी पेशेंट के निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो इसका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद है एक अलग टेस्ट है साइट लैंप एग्जामिनेशन, ग्लूकोमा के लिए साइट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है गोनियोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना, ग्लूकोमा से जी से ग्लूकोमा और जी से गोनियोस्कोपी, याद रखिएगा।
पेरीमेट्री किया जाता है, परिधि को मापने के लिए, आँखों के परिधि को मापने के लिए पेरीमेट्री किया जाता है, समझ गए ना। अगर परिधीय विस्तार दृष्टि में अगर कम होने लगता है तो ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर ग्लूकोमा हो रहा है, ग्लूकोमा छा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग इसको याद करके रखिएगा। ओके, चलिए, तो आपको निदान याद होना चाहिए कि ग्लूकोमा में कौन कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और ब्लड एग्जामिनेशन जो है ये तो नॉर्मल है, सभी में लिख सकते हैं। दूसरा इसका है वो है जेनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी, ठीक है। एक है साइट लैम्प एग्जामिनेशन और एक पेरीमेट्री, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए, साइट लैम्प, गोनोस्कोपी और पेरीमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पेरीमेट्री के बाद और सारा टेस्ट है, एक है फंडस फोटोग्राफी और एक है टोनोमेट्री, ठीक है ना। पेरीमेट्री, टोनोमेट्री और फंडस फोटोग्राफी, ठीक है ना, और गोनोग्राफी, ठीक है ना, गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, फंडस फोटोग्राफी और टोनोमेट्री। ओके, चलिए इसका प्रबंध देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर प्रबंध में दवाई के द्वारा होगा, चूँकि संक्रमण है, दर्द है, ठीक है ना, तो ये सब के लिए तो दवाई दिया ही जाएगा, तो दवाई चिकित्सीय प्रबंध भी हो जाएगा। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा, तो उसको जो है फिर सर्जरी किया जाएगा। अगर इसमें सर्जरी होगा तो सर्जिकल प्रबंध भी होगा। और लास्ट वाला नर्सिंग प्रबंध तो सब में होता है, सभी बीमारी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके प्रबंध को देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्लूकोमा का प्रबंध इसके प्रकार पर निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए प्रबंध। पहला है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयों द्वारा किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाजोलोल, प्रीमोडाइनिन और डर्जोलामाइड, ठीक है ना। ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिसको अगर क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा हुआ रहता है तो उसको जो है ड्रग थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल, प्रीमोनाइडिन, ठीक है ना, और डोजोलामाइड। ये याद रखिएगा, टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल और प्रीमोमाइडिन और डोजोलामाइड ये ड्रग थेरेपी है जो कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए इलाज में आता है। तो दवाई के द्वारा हो गया प्रबंध। नेक्स्ट प्रबंध है ट्राइडेक्टोमी है। अब जिसको ड्रग से लाभ नहीं मिलता है, जिस मरीज को, उन्हीं का आइरिस कुछ भाग सर्जरी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। इससे यूक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है, ठीक है। ट्राइडेक्टोमी का मतलब होता है कि अगर जिसको ड्रग थेरेपी दिया जाता है उसको अगर ड्रग थेरेपी से सही नहीं होता है तो उसके बाद जो है उस पेशेंट का आइरिस का कुछ भाग जो है सर्जरी के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है, जिसे ट्राइडेक्टोमी कहते हैं। जिससे होता यह है कि जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लो में इनबैलेंस हो गया था, असंतुलन हो गया था, उसके फ्लो में जो है अब समान हो जाएगा, समझ गए, जिसके कारण आँखों पर प्रेशर नहीं लगेगा और व्यक्ति को ग्लूकोमा या अंधापन नहीं होगा, समझ गए। चलिए ट्राइडेक्टोमी याद रखिएगा, इसका सर्जरी है। तीसरा इसका प्रबंध है अदर सर्जरी। अदर सर्जरी में कौन सा हो सकता है? रोगियों में आवश्यकता अनुसार शल्य चिकित्सा की जाती है, जैसे आर्गन लेजर ट्रिवेक्लोप्लास्टी, ट्रिविक्लोटोमी, ठीक है ना। क्या होता है? आर्गन लेजर ट्रिवेक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेविक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि अदर सर्जरी में आर्गन लेजर ट्रिवेक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेविक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, ट्रेविक्लोप्लास्टी या ट्रेविक्लोटोमी, समझ गए ना, अदर सर्जरी है, समझ गए। चौथा देखिएगा, यहाँ पे रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक एवं आईवी मैनिटोल दिया जाता है, ठीक है ना। आईवी मार्ग से मैनिटोल दिया जाता है जो प्रेशर को कम करता है, ठीक है। साथ में एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए दिया जाता है, ठीक है। तीव्र दर्द होने पर नार्कोटिक एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे मेप्रेडिन और मॉर्फिन, ये सब जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, समझ गए ना। तो ये सब दिया जाता है। ये हो गया आपका समान प्रबंध, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा, तो नर्सिंग प्रबंध जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। नर्सिंग प्रबंध सर्जरी से पहले आप आँख वाले पेशेंट में आँख को सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से पहले क्या क्या करेंगे और सर्जरी के बाद क्या क्या करेंगे उस पेशेंट को, सब पहले और बाद दोनों में 10-10, 15-15 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो जो है आपका इस सर्जरी के देखभाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन जनित रोग क्या है? यौन जनित रोगों की सूची बनाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यौन जनित रोगों का सूची बनाइए और कोई भी एक यौन जनित रोगों को विस्तार से वर्णन करें, 10 नंबर या 15 नंबर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए यौन संचालित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, STD होता क्या है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाता है। इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs अथवा वेनरल डिजीज VD भी कहा जाता है, समझ गए।
देखिए, यौन जनित रोग, जनित मतलब से संबंधित, यानी यौन क्रिया के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है और एक से दूसरे में यह रोग प्रसारित हो जाता है यौन क्रिया के द्वारा, यौन संपर्क के द्वारा, तो वही जो रोग होता है वह यौन रोग कहलाता है। समझ गए? चलिए, यह यौन से जो है एक से दूसरे में यौन क्रिया के संपर्क में आने के बाद होता है। ठीक है, इससे जो है हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, STIs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs भी कहते हैं, और वेनरल डिजीज VD भी कहते हैं। वेनरल डिजीज यौन रोग। समझ गए? चलिए, इसका कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण जो यौन जनित रोग है आपको इसको याद में रखना है। ठीक है, देखिए, पहला है चेनक्रोइड है, चेनक्रोइड, समझ गए। दूसरा है सिफिलिस है, तीसरा गोनेरिया है, उसके बाद है LGV है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम, समझ गए ना, LGV, ग्रेनुलोमा इंगुइनल या डोनोवेनोसिस, समझ गए। ये आपका सेक्सुअल डिजीज है। नेक्स्ट आता है HIV एड्स है, ठीक है, स्केबीज है, समझ गए ना, हेपेटाइटिस है, वैजिनोसिस है, क्लेमेडिया है, हर्पिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, PID, और वैजिनल ईस्ट है। समझ गए? ये सब याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले देखिए, एक चीज़ें आपको तो इतना याद ही रहेगा, जैसे हेपेटाइटिस याद ही रहेगा, स्केबीज याद ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये दो ही HIV एड्स याद ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इधर गोनेरिया, सिफिलिस, चेनक्रोइड, 5-6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि LGV कहा जाए तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ठीक है ना। LGV, इसी को डोनोवेनोसिस होता है, ग्रेनुलोमा इंगुलर डोनोवेनोसिस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए जो याद होने वाला नहीं है वो है आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, समझ गए ना, ये भी एक रोग है। वैजिनलिस्ट तो याद ही हो जाएगा, क्लेमेडिया और वैगिनोसिस, समझ गए। इतना आपको याद रखना। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, एक आपका हो गया गोनेरिया, ठीक है ना, एक हो गया आपका गोनेरिया, एक हो गया आपका HIV एड्स, एक आपका हो गया हर्पिस, ठीक है ना, हर्पिस हो गया। उसके बाद हो गया आपका क्या चीज़ है, हर्पिस के बाद PID हो गया, समझ गए। उसके बाद जो है आपका हो गया क्या चीज़, गोनेरिया, ठीक है ना, गोनोरिया, ठीक है ना, गोनेरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है ना, सिफिलिस हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीक़ा से आप लोग याद करेंगे, 7, 8, 9 जितना याद हो जाए लिख दीजिएगा, सूची बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कहेगा किसी एक रोग पर चर्चा करें, किसी एक यौन संचारित रोग पर चर्चा करें, या फिर आपसे डायरेक्टली कह देगा कि गोनेरिया के बारे में विस्तृत से चर्चा करें, जिसमें उसका रोग निदान, प्रसार, लक्षण निदान सब चीज़ हो। या फिर क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया है एड्स के बारे में, ठीक है ना, एड्स के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ देगा। या फिर आपसे यौन संचारित रोग पूछेगा, किसी एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा, तो गोनेरिया पढ़ा रहा हूँ, एड्स भी आगे पढ़ा दूंगा, तो अगर आपको जो आसान लगेगा उस पर चर्चा कर दीजिएगा। समझ गए? चलिए, देखिए गोनेरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, देख लीजिए। गोनेरिया जो होता है यह एक यौन संक्रामक रोग है, पता है आपको, जिसमें जेनिटरी ट्रैक्ट में जो आपका जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें निस्रियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। देखिए, गोनेरिया रोग जो होता है यह जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को क्या करता है, संक्रमित करता है। जो यौन रोग होता है जो किसके कारण होता है, निस्रियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निस्रिया गोनेराई और जेनिटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो है कौन है, इसी में संक्रमण होता है निस्रियाई गोनेराई जीवाणु के द्वारा। समझ गए ना, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है याद करना। ओके, चलिए, देखिए जो गोनेरिया होता है ना, चूँकि यह यौन संक्रामक रोग है, तो यह क्या करता है कि इस गोनेरिया जो होता है निस्रियाई गोनेराई के कारण होता है। समझ गए ना, निस्रियाई गोनेरियाई के कारण होता है। यह एक जीवाणु होता है, समझ गए ना, जो सेक्सुअल रिलेशन में जो है एक दूसरे को फैलता है, ठीक है, असुरक्षित तरीके से अगर सेक्सुअल रिलेशन होगा तो। दूसरी चीज़ें, यह जब फैलता है तो मुख्य रूप से यह जननांगों को प्रभावित करता है। समझ गए ना, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को, मतलब जो भी जननांग है उसको जो है इसको प्रभावित करता है। साथ ही यह मूत्र नली को भी प्रभावित करता है, मूत्रीय प्रणाली को प्रभावित करता है। समझ गए ना, और साथ में यह गला को भी प्रभावित करता है, जिसको गोनेरिया होता है। तो समझ गए? चलिए, ये हो गया गोनेरिया का जो प्रसार होता है। देख लीजिए, गोनेरिया रोग निस्रियाई गोनेरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो अभी पता है, अभी देखे हैं। यह रोग मुख्यतः संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। अगर इसका प्रसार कब होता है, कैसे फैलता है, तो अगर कोई गोनेरियाई से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल संबंध बनाए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी में भी हो सकता है, अगर उसमें जो है ये चीज़ें है और उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो यह जो है फिर फैल जाता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में।
परंतु जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है। मतलब ये जो गोनोकोकल है, गोनेरियाई निस्रियाई के कारण जो होने वाला जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम है, यह बच्चे के समय भी होने लगता है, जिससे बच्चे के आँख लाल, सूझना और आँख से स्राव निकलने लगता है। समझ गए ना? तो ये जो है आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है बच्चे में। समझ गए? अगर बड़े में होता है तो वह यौन क्रिया के कारण होता है। बच्चे में, शिशु में होता है तो उस शिशु में जब जन्म लेता रहेगा उस समय नहीं देख रेख होने के कारण यह जो है वैजिनल मार्ग से जो है फैल जाता है आँखों में इन्फेक्शन। समझ गए? चलिए, समझ गए? यह रोग जो है मुख्यतः 19 से 25 वर्ष की आयु में होता है। समझ गए ना? चलिए, इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाला कारक कौन कौन सा है? मतलब इसके फैलने के चांसेज कब बढ़ जाता है? तो जब असुरक्षित तरीके से अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा, एक से अधिक यौन संबंधी, मतलब एक से अधिक के साथ यौन बनाना, ठीक है ना, यौन संबंध बनाना, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये जो है इसका मुख्य कारण है जो कि इसको बढ़ाता है गोनेरिया को। ठीक है ना? चलिए, इसका उद्भवन काल कितना होता है? मतलब लक्षण दिखने का इसका जो काल होता है कितना होता है? तो इसका जो लक्षण दिखने का काल होता है यह आप सभी के बीच में है, तो मैं यहाँ पे बताने का कोशिश। इसका जो उद्भवन अवधि होता है, इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वह 3 से 6 दिन होता है। ठीक है, इसको 3 से 6 दिन याद रखिएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि गोनेरिया का उद्भवन अवधि कितना होता है, तो 3 से 6 दिन। समझ गए ना? 3 से 6 दिन में ये अपना जो है लक्षण दिखा देता है। समझ गए? चलिए, लक्षण क्या होता है? गोनेरिया अगर किसी को होगा तो लक्षण क्या होगा? तो चूंकि यह जननांगों को लेकर और मूत्रीय प्रणाली को भी प्रभावित करता है और गर्दन को भी प्रभावित करता है, गला को भी। समझ गए ना? तो देखिए, पेशाब करते समय दर्द होगा, मतलब डिफिकल्ट इन यूरिन, डायसूरिया, मूत्र मार्ग से मवाद जैसा स्राव आना। चूँकि यह मूत्र मार्ग और मूत्रीय प्रणाली का रोग है तो मूत्र मार्ग में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो मूत्र मार्ग से मवाद जैसा जो है स्राव निकलेगा, पेशाब करते समय दर्द होगा। ठीक है, जननांगों पर ललीमा एवं सूजन होगा। ठीक है, उसके बाद है बार बार पेशाब जाने का इच्छा होगा। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, मतलब मूत्र अधिक होगा। जननांगों पर खुजली होगा, इचिंग होगा। ठीक है, पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द होगा। ठीक है ना? बुखार भी हो सकता है, हाथ पैर पर चकत्ते बन सकता है, पैपिलरी स्किन लेसन। ठीक है, उसके बाद आपका जोड़ों में दर्द हो सकता है, अर्थलेजिया और उल्टी होना, वोमिटिंग भी हो सकता है। समझ गए? तो ये सब जो है इसका होता है क्या चीज़? लक्षण गोनेरिया वाले पेशेंट में। चूँकि गोनेरिया वाले पेशेंट का जेनिटरी ट्रैक्ट को जो है इन्फेक्ट करता है, मतलब जननांगों को, जो जननांग में जो ऑर्गेन आता है, जैसे मूत्र मार्ग, ठीक है ना, महिला में योनि, पुरुष में पेनिस। समझ गए ना? उसी प्रकार से जो है ये सब में जो है जननांग पर घाव होना, जननांग पर चकत्ता होना, ललीमा होना, बार बार पेशाब जाना, दर्द होना, पेशाब त्याग में मवाद जैसा उसमें से सिक्रेशन होगा। ठीक है ना? खुजली होगा, बुखार आएगा, दर्द होगा। ठीक है ना? गले में भी जो है संक्रमण हो सकता है, पेल्विक क्षेत्र में दर्द होगा, हाथ पैर पर चकत्ते होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगा। तो ये सब जो है लक्षण गोनेरिया वाले पेशेंट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्नोसिस, निदान देखिए आप लोग। यहाँ पे निदान में इसका क्या क्या टेस्ट होता है? शारीरिक परीक्षण होता है और लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, जो भी लक्षण दिखता है। जैसे स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन होता है, मूत्र की यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, सीरम इम्यूनो एस्से जांच किया जाता है और VDRL जांच किया जाता है। समझ गए? तो इतना जांच याद रखिएगा गोनेरिया वाले पेशेंट का, कि लक्षणों की उपस्थिति का जाँच, शारीरिक एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन, इतिवृत्ति लेना, साथ में स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। चूँकि मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम करता है, यूरिन में प्रॉब्लम करता है, मवाद निकलता है, तो यूरिन टेस्ट होगा ही होगा। सीरम का टेस्ट होता है कि बॉडी में जो इम्यूनी सिस्टम है कितना बना हुआ है, तो सीरम इम्यूनो एस्से का अध्ययन किया जाता है और फिर लास्ट में VDRL जांच किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब इसका जटिलता क्या होता है? जटिलता देख लीजिए। द्वितीय संक्रमण, मतलब दूसरा कोई संक्रमण हो सकता है, जैसे फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। मैंने आपको बताया कि यह गला को भी प्रभावित करता है, तो दूसरे संक्रमण के रूप में इससे जो है गोनेरिया से जो है गला को प्रभावित होगा, तो फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का प्रॉब्लम, और टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद देखिए गोनोकोमल सेप्टिसेमिया है, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया हो सकता है। उसके बाद है पॉलीअर्थरेजिया हो सकता है। पॉलीअर्थरेजिया का मतलब है कि शरीर के विभिन्न जोड़ों में जो है दर्द होने लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद है इनफर्टिलिटी, मतलब बाध्यता, बांझपन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता पाया जाता है। किसी में अगर ग्लूकोमा रोग गोनेरिया रोग होने के बाद, ये सब इसका जटिलता है। अब देखिए आपके सामने दे देगा बीमारी का नाम और कहेगा कि इसका जटिलता के बारे में बताइए। ठीक है ना? तो ये जो है जटिलता याद रखिएगा। द्वितीय संक्रमण के रूप में फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, पॉलीअर्थरेजिया और इनफर्टिलिटी। समझ गए? इतना इसका जटिलता याद रखिएगा।
कुछ और जटिलता है जॉइंट डिस्ट्रक्शन, मतलब जो संधि है, जो जॉइंट है हड्डी का, उसमें डिस्ट्रक्शन भी खराब हो सकता है। और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब आंखों का प्रॉब्लम गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवा में प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस, समझ गए। चलिए ये समझ गए। तो ये सारा जटिलता है गोनेरिया रोग का। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका उपचार क्या होता है, देख लीजिए। उपचार में जैसे किसी को अगर संक्रमण है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, समझ गए ना। और गोनेरिया रोग में ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक ही इंजेक्शन के माध्यम से ज़्यादा काम करता है, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन। ये सब जो है आपका क्या चीज़ है, एंटीबायोटिक है। और गोनेरिया रोग में ज़्यादातर एंटीबायोटिक ही काम में आता है, ठीक है ना। जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम के उपचार के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या फिर एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये है बच्चा के लिए। अगर कोई बच्चा में गोनेरिया रोग मतलब गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हुआ है निसेरियाई गोनेरियाई के कारण, तो उससे जो है 1% सिल्वर नाइट्रेट या फिर एरिथ्रोमाइसिन का आई ड्रॉप दिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा होता है तो उसमें गोनेरिया होता है तो उसको आँख का ही प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। दर्द के लिए एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, जो कि ये सब लक्षण इसमें दिखाई देता है, समझ गए। तो लक्षण का भी इलाज करते हैं। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे देख लीजिए, ठीक है। गोनेरिया रोग का रोकथाम कैसे होगा, तो जो कम्युनिटी है समुदाय में गोनेरिया लक्षणों का प्रचार प्रसार करना एवं रोगियों को अस्पताल में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी को लक्षण दिखे तो उसमें प्रोत्साहित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे समुदाय में कि अस्पताल में आकर इसे जरूर दिखवाएं, ठीक है। समुदाय में गोनेरिया के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। समुदाय में गोनेरिया के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि लोग जो है इसे डरे नहीं, उपचार करवाएं, ठीक है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध या फिर जो है कंडोम बगैर पहचान पूछे भी वितरित किए जाने चाहिए। जो भी स्वास्थ्य केंद्र है सभी जगह जो है निरोध कंडोम जो होता है वो होना चाहिए और बगैर किसी से कुछ पूछे जो है ये बेहिचक जो है वितरित करना चाहिए, ठीक है। संक्रमित रोगियों को देखभाल करने से पूर्व एवं पश्चात अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर आप एक नर्स है और आप ये समझ रहे हैं कि इससे में गोनेरिया का लक्षण है तो फिर जो है आपको क्या करना चाहिए, उसको देखने से पहले और देखने के बाद अपना सुरक्षा जरूर करें, वरना आप में फैल सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब जो भी रोगी हो उसको खुद को या उसको जो भी रिलेटेड है उसको जो है कहें कि आप स्वच्छता बना कर रखें, ठीक है। क्योंकि जो संक्रमित रोग होता है वह गंदगी से भी फैल जाता है। रोगी को STDs के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जो बारे में अच्छे से जो है स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य कर्ण का पर्दा क्या होता है, इसके प्रकार, लक्षण, जटिलता, निदान, ओटाइटिस मीडिया के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का चिन्ह, लक्षण लिखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के उपचार लिखिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जानिए ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। मीडिया मतलब मीडियम ओटाइटिस, समझ गए ना। मध्य कर्ण का संक्रमण एवं पर्दा होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। पर्दा समझ रहे ना कि वहाँ पे लाल धब्बा, चकाता, खुजली होना, सूजन होना, ये पर्दा हो गया। और संक्रमण जो आपको संक्रमण हो सकता है किसी भी कारण से, ठीक है। तो मध्य कर्ण का संक्रमण एवं पर्दा होना ही जो है ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, समझ गए। चलिए मिडिल ईयर का यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी है। ओटाइटिस मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। मीन्स जो ओटाइटिस मीडिया है इसे कैरेक्टराइज किया गया है संक्रमण और इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर का, समझ गए, मध्य कर्ण का। ओके चलिए प्रकार क्या होता है देख लीजिए। प्रकार में दो प्रकार होता है, एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो कि आपको ऊपर पूछा भी गया है, और एक होता है क्रॉनिक जो जीर्ण होता है लंबे समय वाला, ठीक है। देख लीजिए एक्यूट वाला, इसमें मध्य कर्ण में अचानक से संक्रमण हो जाता है तथा 6 सप्ताह के भीतर स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। यह एक कान अथवा दोनों कान में एक साथ हो सकता है। देखिए एक्यूट वाला होता है तो आप लोग जानते हैं कि यह तीव्र गति से अचानक किसी में अटैक करता है और फिर स्वयं जो है धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा इलाज करने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यही है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसमें मध्य कर्ण में जो है अचानक से कोई संक्रमण हो जाता है जो 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वतः ही ठीक हो जाता है। स्वतः ही का मतलब कहा जाए तो दवाई वाई लेने पर हल्का फुल्का ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अटैक जो है अचानक से करता है, ठीक है। यह एक कान अथवा दोनों कान में हो सकता है और यही आपका तीव्र मध्यकर्ण एक्यूट जो है आपका होता है ओटाइटिस मीडिया, समझ गए। चलिए
अब यहाँ पे क्रॉनिक भी देख लीजिए। क्रॉनिक क्या होता है, समझ गए? जीर्ण, जिसको लंबे समय से होने वाला रोग भी बोलते हैं। इसमें मध्य कर्ण में बार बार संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण मध्य कर्ण के अलावा कान की मैस्टॉइड अस्थि एवं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, जीर्ण मध्य कर्ण शोथ का मतलब होता है कि किसी को मध्य कर्ण में अगर लंबे समय से बार बार संक्रमण होते आ रहा है तो यह फिर जो है क्रॉनिक हो जाता है, और यह व्यक्ति के मध्य कान के अलावा जो है जो कान के बगल का जो मैस्टॉइड जो अस्थि है, मैस्टॉइड जो बोन है, इस मैस्टॉइड बोन में भी हो सकता है, और टिम्पेनिक ब्रेन मेम्ब्रेन में भी, टिम्पेनिक झिल्ली में भी ये हो सकता है क्रॉनिक वाला। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई संक्रमण बार बार होगा, लंबे समय से रहेगा, तो आपको और सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये जो है मध्य कान के संक्रमण में जिसको क्रॉनिक होता है, तो क्रॉनिक खतरनाक होता है, समझ गए? और क्रॉनिक जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फिर इलाज करवाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? तो यही क्रॉनिक होता है जो बार बार होता है, और यह मध्य कान के साथ साथ यह मैस्टॉइड अस्थि को और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है, समझ गए? तो ये क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया। कारण जान लीजिए कि भाई ये कारण क्यों, क्या कारण होता है ओटाइटिस मीडिया होने का। देखिए, लंबे समय से साइनोसाइटिस, मतलब साइनोसाइटिस का मतलब है कि अगर नाक में जो साइनस है, उस साइनस में है किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो जाता है लंबे समय से, तो आपका जो है एक्यूट जो है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी भी प्रकार के गांठें होना, ट्यूमर होना, अगर आपके कान के हिस्से में, समझ गए ना, या फिर आपके कान के आसपास में किसी भी प्रकार के ट्यूमर होता है, तो इसका कारण बनता है ओटाइटिस मीडिया। वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन होने से भी जो है आपके यह मध्य कान को संक्रमित करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, समझ गए ना? उसके बाद फेरेंजाइटिस, समझ गए? तो राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, समझ गए ना? तो ये सब जो है अपर ट्रैक्ट होता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का। ठीक है ना? तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि नाक, कान, गला, ये सब जो होता है ना, ये सब का जो है आसपास का ही क्षेत्र होता है, एक दूसरे के प्रभावित करता है। अगर नाक प्रभावित होगा, अगर वह नाक धीरे धीरे रहेगा तो वह कान को भी प्रभावित करेगा। कान में प्रॉब्लम है लंबे समय से, तो वह कहीं ना कहीं जो है नाक के कारण भी हुआ होगा। तो तमाम एक दूसरे के आपस में प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में साइनोसाइटिस, राइनाइटिस और फेरेंजाइटिस ये सब है। साथ ही लंबे समय से साइनोसाइटिस होना, किसी प्रकार के गांठे, ट्यूमर्स होना, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना, एक कारण है। उसके बाद अगर राइल्स ट्यूब डालते हैं तो राइल्स ट्यूब गलत जगह पर डल जाएगा, इसके कारण हो सकता है। लसिका गांठों का सूजन, एडेनोइड एडिमा, चूँकि जानते हैं कि लसिका जो है आपका कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स आपके गले के आसपास में भी पाया जाता है। ठीक है ना? तो राइल्स ट्यूब या फिर लसिका गांठों के सूजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब कारण हो गया। लक्षण क्या होता है देख लीजिए। अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है तो उसमें जो लक्षण होता है क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला लक्षण होता है कान में तेज दर्द होना, सीवियर पेन इन ईयर। ठीक है ना? कान में जो है तेज दर्द होगा। ठीक है? कान से बदबूदार जो है शराब निकलेगा। मध्य कान में संक्रमण है तो कान तो बहेगा ही बहेगा, डिस्चार्ज होगा ही होगा, दर्द होगा ही होगा, बुखार लगेगा ही लगेगा। जब दर्द है तो हेडक भी होगा, चूँकि कान और हेडक और नाक सब एक दूसरे से अटैच है। सिर दर्द भी होगा, सुनने की क्षमता कम होगा, हियरिंग लॉस होगा, भूख नहीं लगेगा, मुंह से भी बदबू आएगा, जी घबराना, उल्टी होगा, कान भरा हुआ अनुभव होना। ठीक है ना? और उसके बाद देख लीजिए चबाने में दर्द होगा। ये सब जो है आपके हो सकता है, समझ गए ना, ओटाइटिस मीडिया के लक्षणों में, कि कान में तेज दर्द, कान से बदबूदार सिक्रेशन, बुखार होना, सिर दर्द होना, सुनने की क्षमता कम होना, भूख न लगना, मुंह से बदबू आना, जी घबराना, उल्टी होना, कान भरा हुआ अनुभव होना, फुलनेस इन ईयर, चबाने में दर्द होना, ये सब जो है आपका हो सकता है। ठीक है? निदान इसका देख लीजिए, निदान डायग्नोसिस इसका क्या क्या हो सकता है। कान में प्रॉब्लम है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति के जांच, तो ये सब तो नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो होता है ऑडियोमेट्री होता है, समझ गए ना? ऑडियोमेट्री, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर, मस्टॉइड एक्सरे, सीटी स्कैन। ठीक है? तो ये सब जो है आपके निदान होता है पेशेंट का, समझ गए, जिसको ओटाइटिस मीडिया हुआ। देख लीजिए लक्षण में एक बार और बताते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति का जांच। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री कैसे याद रखेंगे कि कान सुनने का काम करता है, और ऑडियो को हम लोग सुन ही ना सकते हैं, ऑडियो को तो देख नहीं सकते हैं, तो उसमें मेट्री लगा दीजिएगा तो ऑडियोमेट्री हो जाएगा। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। फिर ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर है, यानी ओटो से दो है, एक है ओटोस्कोपी और एक है आपका ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर। ठीक है? नेक्स्ट है मस्टॉइड एक्सरे, जो मस्टॉइड बोन है उसका एक्सरे किया जाता है कि कहीं ये भी नहीं तो प्रभावित है। साथ ही सीटी स्कैन किया जाता है, समझ गए? तो ये आपका जो है 3 तरीका का आपका ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये से यहाँ तक है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये हो गया।
अब इसका जटिलता देखिए, अगर किसी में ये प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया का होता है और उसको लंबे समय तक चलता है तो जो है उसको और क्या क्या हो सकता है ओटाइटिस मीडिया के साथ में। तो देखिए अवशेष फॉर्मेशन समझ गए ना, मतलब जो सिक्रेशन हो रहा है वहाँ पे पस्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सिग्मोइड साइनस, समझ गए ना, साइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है ना, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, यहाँ भी सेप्टिसेमिया है, ठीक है। उसके बाद है जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है ना, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस, समझ गए ना। उसके बाद मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, समझ गए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए लेबरेंथिस भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, और लास्ट में डिफनेस मतलब बहरापन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है लक्षण होता है। लक्षण में पस का निर्माण होने लगेगा, समझ गए। मध्यकान में सिग्मोइड साइनस होगा, सेप्टेसेमिया होने लगेगा, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, लेबरेंथाइटिस हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है दोनों तरीक़ा से, और डिफनेस मतलब बहरापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, इसका जटिलता, क्योंकि सभी बीमारी का अलग अलग जटिलता भी 2-4 पूछता रहता है, तो याद रखिएगा अच्छे से। इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए। पहला है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में दवाई वाई के द्वारा ठीक किया जाता है लक्षणों का, समझ गए ना। तो रोग को एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, समझ गए ना, एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, ओके। ये दर्द के लिए एनाल्जेसिक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप देंगे, इंस्टिलेशन करेंगे, निरोपण करेंगे, समझ गए, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन, दोनों ड्रॉप है एंटीबायोटिक, समझ गए। रोगी को नेजल स्प्रे या ओरल डिकॉन्जेस्टेंट भी दिए जाते हैं, समझ गए। नेजल स्प्रे क्यों दिया जाता है, नाक में साइनस के प्रॉब्लम को रोकने के लिए, साइनोसाइटिस को रोकने के लिए नेजल स्प्रे, या फिर ओरल डिकॉन्जेस्टेंट दिया जाता है, समझ गए ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, कैंडिडा के इन्फेक्शन के लिए होने पर निस्टेटिन एवं 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है। अगर किसी प्रकार के कैंडिडा इन्फेक्शन है तो इसके लिए निस्टेटिन और 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका कैंडिडा जो है इन्फेक्शन हो गया, इस चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सर्जिकल प्रबंध में क्या होता है। तो देखिए रोगी के आवश्यकता के अनुसार से इसका जो है सर्जरी किया जाता है, ठीक है। चलिए रोगी की गंभीर स्थितियों को आवश्यकता अनुसार निम्न शल्य चिकित्सा किया जाता है। कौन कौन सा सर्जरी प्रबंध में है देख लीजिए। पहला है मैरिंगटोमी है, समझ गए ना, पहला क्या है मैरिंगटोमी है, समझ गए, मैरिंगटोमी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है टिम्पनोप्लास्टी है, क्या है टिम्पेनोप्लास्टी है, टिम्पनिक मेम्ब्रेन के लिए टिम्पोनिक प्लास्टी किया जाता है। मस्टॉइड अस्थि के लिए मस्टॉइडेक्टोमी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है एडिनोडॉइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोइडेक्टोमी किया जाता है, एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए ना, कोलोस्टेटोमा जो है किया जाता है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, इतना जो है याद रखना है। क्या याद रखना है, मैरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मैस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, मैरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मैस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा। तो ये आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग प्रबंध में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सर्जरी बहुत सारा है आवश्यकता अनुसार, तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद क्या क्या जो है नर्स कर सकती है, क्या क्या नर्स जो है जगह के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, समझ गए ना, कैसा सर्जरी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग देखभाल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नर्सिंग देखभाल नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।